संभल का संदेश, सनातन का जनादेश। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। योगी की हुंकार, विपक्ष को नहीं आई रास। कोई सरकार काम नहीं कर पाती है तो वो धर्म को बीच में ले आती है। जो भी उस पे जांच होके तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। संभल कुंभ बहाना, बिहार बंगाल पर निशाना। संभल बना हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला। संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। औरंगजेब प्रेमियों का इलाज करेंगे योगी। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है तो जो चाहे कर लेना चाहिए। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है और बीजेपी को संकेतों की सियासत में महारत हासिल मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे विपक्ष अक्सर क्लीन बोल्ड हो जाता है। शायद इसीलिए इन दिनों यूपी से महाराष्ट्र तक, संभल और औरंगजेब तक सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पर अपना लाउड एंड क्लियर एजेंडा रख दिया है, मैसेज दे दिया है, जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। भले ही अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हार गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी हिंदुत्व की उसी लाइन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि चाहे वो औरंगजेब का मुद्दा हो जिसमें अबू आजमी का विवादित बयान आ गया, या फिर महाकुंभ का आयोजन हो, या फिर संभल में इतने वर्षों बाद पूजा हो, इन सब के जरिए वो उस 60 करोड़ हिंदू मतदाता को मोबिलाइज कर सकती है जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे। अब सवाल यही है कि बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर चलती रही है, वही लाइन है जिसने उसे 2 सीट से 303 सीट तक पहुंचाया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि विपक्ष के सारे मुद्दों की एक ही काट है। अपने नजरिए से देखिए तो वो है हिंदुत्व का काट। इसीलिए बीजेपी महाकुंभ की महिमा का बखान अब राजनीतिक मंचों से भी कर रही है, रणनीति बना रही है इसे, क्योंकि दावे के मुताबिक महाकुंभ में पहुंचने वाले इन्हीं 67 करोड़ लोगों में से एक बड़ा वर्ग उनका मतदाता भी है। बीजेपी हिंदुत्व वाले ब्रह्मास्त्र से ही विपक्ष को 2025 में बिहार, 26 में पश्चिम बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश में परास्त करने की पटकथा भी लिख रही है। लेकिन 30% लोकसभा सीट वाले इन तीन राज्यों में 30% लोकसभा सीट है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में विपक्ष से निपटना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं लग रहा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ होंगे, सांसद भी हैं। सुनील साजन हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के होंगे, वारिस पठान होंगे, विष्णु जैन होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। इसीलिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी की नजर 2025 के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार है। बिहार में तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष बीजेपी को मजबूती से चुनौती देता दिख रहा है। तो 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए खड़ी दिखती हैं। और 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी में भी अखिलेश योगी को सीधी टक्कर देते रहे। इसीलिए बीजेपी संभल से लेकर औरंगजेब तक हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रही है। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। प्रयागराज में महाकुंभ में बीजेपी का दावा है कि करीब 67 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बीजेपी को भरोसा है कि यही लोग आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में उनकी नैया पार लगाएंगे। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन विपक्ष हिंदुत्व की धार को कुंद करने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन पर भी सवाल उठाता रहा है।
ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। वहीं यूपी का संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जिस तरह से संभल पर योगी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, जो हमारा है वो लेकर रहेंगे। इसका संदेश सिर्फ संभल तक नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल की जामा मस्जिद को जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील के बाद विवादित ढांचा कहा, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में ये हुंकार भरी। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में व्यापक स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। योगी ने बताया कि बंद पड़े 68 तीर्थों और कूपों में 54 की खोज हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये विवाद की स्थिति है, माननीय न्यायालय के माध्यम से इस जगह को, विवादित स्थल को जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। अब इसको मस्जिद का स्वरूप कहना उचित नहीं रहेगा। इसी बीच हिंदू पक्ष ने अब संभल के विवादित ढांचे में पूजा करने की अनुमति मांगी है। हिंदू पक्ष ने संभल के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिफर गई। जब कभी कोई सरकार काम नहीं कर पाती है तो वो धर्म को बीच में ले आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। संभल पर सबसे पहले तो सरकार ये बताए कि उन्होंने अभी इसी बजट में कहा कि कोई भी दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक दंगे, और खुद ही संभल का रोना रोते रहते हैं। संभल में विवाद पहले विवादित ढांचे तक सीमित था, लेकिन कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश आने के बाद मामला प्राचीन कल की मंदिर, 68 तीर्थ और 19 कुओं तक पहुंच चुका है। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। संभल के अलावा यूपी से महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज औरंगजेब को अच्छा शासक बताने वाले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। आज सीएम योगी ने औरंगजेब के बहाने अबू आजमी को चेतावनी दी कि उन्हें यूपी भेज दो तो हम उनका अच्छे से इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर लेना चाहे कर सकता है। इससे पहले भी योगी यूपी में अराजक तत्वों की गर्मी निकालने और मई जून में भी शिमला बनाने की बात कहकर लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दे चुके हैं। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उधर औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी कह रहे हैं माफी के बाद भी निलंबन ज्यादती है, तो बीजेपी कह रही है आजमी की माफी नाकाफी है। मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से अबू आजमी के निलंबन को गलत ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इस बयान में अलग ही एंगल निकालते हुए कहा कि आजमी का बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया। उधर इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते हैं। दरअसल सच तो ये है कि हिंदुत्व की पिच पर खेलना बीजेपी को हमेशा से रास आता रहा है। इसीलिए विपक्ष का कोई भी बयान बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करके विपक्ष को बैकफुट पर धकेलती है और विपक्ष के पास फिलहाल बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र की काट नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं। सुनील साजन सिंह साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के और विष्णु जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वकील हैं, संभल के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुधांशु जी, इससे पहले लेकिन कि संभल के मुद्दे पर जरा आए, एक बार जरा समझना चाहते हैं आपसे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं कि अबू आजमी को यूपी ले आइए, हम इलाज करना जानते हैं। कौन सा इलाज करते हैं वो? इलाज का मतलब? सुधांशु जी, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट गई। हाँ जी, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ। आपने क्या बोला? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उनको यूपी भेज दीजिए, हमें इलाज करना आता है। यूपी में कौन सा इलाज करते हैं योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, यूपी में अब इलाज ये होना शुरू हुआ, सिर्फ एक लाइन में ही बोलूंगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है उसके बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर बने, एक उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत का तमिलनाडु और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश में। और अब यहां पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस का भी मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, और जो कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और अभी हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। और अभी इंडोनेशिया के जब राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी को, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आकर वो करार किया है। तो जब से मोदी जी दिल्ली में आए हैं और योगी जी यहां आए हैं, अब ब्रह्मोस यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। और जिस जमाने में सपा की सरकार हुआ करती थी तब ये खबरें आती थी कि यूपी में कट्टे बना करते थे। तो मुझे लगता है अगर इतने परिवर्तन के बाद भी यूपी में क्या चेंज आया है ये किसी को ना समझ में आए, तो मुझे लगता है उसके बाद उसे आंख उठाकर थोड़ा देखना चाहिए। सांसद जी, मैं अबू आजमी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी सर। अबू आजमी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर नहीं संभलता है तो यूपी भेज दीजिए, हमें इलाज करने आता है। और अभी अबू आजमी का कौन सा इलाज करेंगे वो? हाँ, वो भी बहुत आपने मैं उसी बात पे बता रहा हूं, जितने भी कट्टरपंथी और अपराधी तत्व थे, एक दौर था अंजना जी जब सपा की सरकार वहां होती थी, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इधर दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे नोएडा के आगे जाना ही नहीं। अब स्थिति यह थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी, जेल में रहते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे यूपी नहीं जाना, मैं जेल में रहना चाहता हूं, मगर पंजाब की जेल में रहना ठीक है, यूपी में मैं स्वतंत्र होकर नहीं घूमना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये जितने भी प्रकार के इलाज है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कौन से प्रकार के इलाज है? एक्चुअली में क्या है कि अबू आदमी जैसे प्रकार के इलाज मानसिक, कौन से प्रकार के इलाज है, वही जानना चाह रही हूं मैं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहे हैं। देखिए, अबू आजमी जैसे लोग उस मानसिक मनोरोग के शिकार हैं जो आजादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसे मैकाले और मार्क्स ने ऐसा दिमाग में भर के रखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल करने वाला महान नजर आता, वो तो चलो ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ सुकून मिलता हो कि शायद वो गजवाए हिंद ला रहा था, मगर जिसने अपने 4 भाइयों की को मौत के घाट उतार दिया वो महान नजर आता है। जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप को तश्तरी में सजा के बतौर गिफ्ट भेजा, वो तुम्हें महान नजर आता है। जिसने अपने सगे बाप को जेल में बंद रखा और शाहजहां को 1 सुराही पानी दिया जाता था, और जब शाहजहां ने उससे रिक्वेस्ट की कि 1 सुराही पानी और दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इतना ही काफी है। तो शाहजहां ने दुखी होकर लिखा फारसी में एक शेर जो उसने औरंगजेब को लिखा, उसने लिखा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आब तरसानी, तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं काफिर हिंदुओं का 100 बार आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दवा दायमाब, जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे व्यक्ति को भी कोई व्यक्ति ये कहे कि वो महान था, तो उसे मनोरोग की जरूरत है। और आपको पता है यूपी में दो जगह हैं, मतलब आगरा और बरेली जो इसके लिए बहुत मशहूर हैं, वहां के बहुत अच्छे चिकित्सालय हैं। और लखनऊ में भी हमारे सुनील साजन साहब रहे हैं, तो पता होगा नूर मंजिल का चिकित्सालय बड़ा मशहूर था। तो मुझे लगता है यहां पे आने के बाद कुछ आबो हवा बदलेगी, और कुंभ से लेके और अयोध्या का वातावरण दिखेगा, तो कुछ माहौल बदलेगा, तो उसके बाद और बाकी कुछ योगी जी का प्रभाव भी कुछ दिखेगा, तो मुझे लगता है शायद उनका ये मनोरोग ठीक होना चाहे। अन्यथा मैं ईमानदारी से पूछता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो 3 भाइयों को कत्ल करके बुढ़ापे में जेल में बाप को डाल के बूंद बूंद पानी के लिए तरसाए, या ऐसा बेटा जो राम की तरह हो
कि बाप के एक वचन के लिए सब कुछ धन संपत्ति और राज्य छोड़ के चला जाए। आप बता दो आप घर में क्या चाहते हो, उसके बाद कोई उसको महान बताए तो अपने आप उसकी मेंटल स्टेट समझ सकते। मनोरोग का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ बुला रहे हैं अबू आजमी को। आप लोग अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं है कि औरंगजेब का फैन बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। किसी को खुश करने के लिए अगर इतिहास के पन्नों को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो खुद ही फंसेंगे। अरे फैन बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बने, छत्रपति सांबाजी के बने, औरंगजेब का फैन काहे बन रहे हैं आपके नेता? देखिए अंजना जी, औरंगजेब की जहां तक बात है तो औरंगजेब ना हमारा हीरो हो सकता, ना देश के किसी भी व्यक्ति का हीरो हो सकता है। और ये कहना कि औरंगजेब का नाम लेकर के एक समुदाय को खुश करना, तो उस समुदाय का अपमान होगा। वो समुदाय भी, जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, वो समुदाय भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अबू आजमी क्यों मानते हैं? उल्लाह खां है ना, उसके लिए कलाम साहब है ना। अबू आजमी क्यों मानते हैं? सर, नहीं आप ही के विधायक है ना, आप ही के टिकट पर लड़े हैं ना, और अखिलेश जी को समर्थन कर रहे हैं। नहीं मानते अंजना जी, अंजना जी नहीं मानते, और उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। एक, ना तो इस देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है, ना इस देश का हीरो नाथूराम गोडसे हो सकता है, ना ही इस देश का कोई वो हीरो हो सकता है जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। कोई नहीं हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे अगर कोई हीरो है तो डॉक्टर लोहिया हैं, अंबेडकर हैं, गांधी हैं, हमारे हीरो श्रद्धेय नेताजी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। हमारे हीरो वो जो पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं की लड़ाई लड़े हैं, गरीब की लड़ाई लड़े हैं। हमारा हीरो अगर कोई है तो देश की सीमा पर खड़ा जवान है, हमारा हीरो किसान है, हमारा हीरो मजदूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे से हट करके कोई इनके भ्रष्टाचार पे बात न करे, कोई देश की महंगाई पर बात न करे, कोई बेरोजगारी पर बात न करे। एक खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज। 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी, ये कहा है उन्होंने। आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई। दरअसल उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है, आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई। ये देखिए कुंभ नंबर्स को लेकर जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी। जाहिर तौर पर उनका इशारा इस ओर है कि जिनकी मृत्यु हुई उस पर तो चुप रहे, लेकिन आने वालों को लेकर 66 करोड़ का बखान करते रहे। एक बार फुल स्क्रीन जरा ये ट्वीट दिखा दीजिए तो फोटो से समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, आप ही के नेता का है पोस्ट, समझा दीजिए। स्टैम्पीड नंबर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि ज्यादा था, कम बताया, और इधर कुंभ के नंबर ज्यादा बता रहे हैं। मतलब आप लोगों को ये साबित करने में इतनी रुचि क्यों है कि कुंभ में बहुत कम लोग आए? पहले कहने लगे गोरखपुर से खाली ट्रेनें आ रही हैं, और जो वहां पर जन सैलाब था वो सबने देखा है। देखिए अंजना जी, एक बात तो पहले तो आज तक के कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में यह साफ हो जाए कि कुंभ बीजेपी का आयोजन नहीं था। कुंभ सदियों से होता आ रहा है। कुंभ नेताजी की सरकार में हुआ, नेताजी मुख्यमंत्री थे। कुंभ पिछली समाजवादी सरकार में हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। कुंभ इस सरकार में हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो कुंभ में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। कुंभ में अगर हम बीजेपी की बात मान लें कि 66 करोड़ लोग गए, तो हम आपके कार्यक्रम में जानना चाहते हो 66 करोड़ में कितने पीडीए के लोग हैं, कितने पिछड़े दलित आदिवासी हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अभी तक ना सुनील जी, एआई से ये तो पता चल जाता है कि कितने चेहरे हैं और एआई से गिनती हो जाती है, लेकिन अभी तक एआई से मुझे नहीं लगता कि वो जात भी पता लगा ले चेहरा देखकर कि कौन सी जात का कौन सा आदमी है। चलिए, विज्ञान यहां तक पहुंचेगा तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन इस पर अगर आपके पास औपचारिक रूप से कोई डेटा है सुधांशु जी, अगर नाम लोगों के हैं आपके पास कि कौन किस जाति का, वो पूछ रहे पीडीए वाले कितने पहुंचे हैं, एक छोटा सा जवाब दीजिए जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन कुंभ को लेकर मतलब पूरा बजट सेशन लग रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा कुंभ को समर्पित कर दिया था। राम मंदिर बन गया तो ऐसा है क्या कि बिहार हो, बंगाल हो और फिर यूपी हो, जहां पर योगी जी चाहते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तीसरा टर्म पाएं,
तो अब उन्होंने पूरा हिंदुत्व का एजेंडा कुंभ, संभल, इसके इर्द गिर्द शुरू कर दिया है। देखिए, दोनों बातें बताता हूं। सुनील जी ने बहुत प्रयास किया ये कहने का कि अबू आजमी ने माफी मांग ली है। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, अबू आजमी का ट्वीट देखे जाके, उसमें शब्द ये यूज किया औरंगजेब के लिए, रहमत उल्लाह अल सलेह औरंगजेब। ये इस्लामी मान्यता में आप लोगों को तो पता होना चाहिए, अरबी फारसी आपको बेहतर पता होनी चाहिए। ये बहुत सम्मानजनक शब्द है। इसके बाद कोई कहे तो इसकी उसने माफी मांगी है तो इसका मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का मजाक उड़ा रहा है सरेआम, जो ये कहे कि रहमतुल्लाह अल सलेह औरंगजेब के बारे में मैंने ये कहा था। अब देखिए दिल की बात कैसे निकली सुनील जी के मुंह से कि 66 करोड़ में कितने पीडीए हैं। अरे जनाब, यही तो समस्या थी। 20 किलोमीटर के घाट में ना कोई ये देख रहा था किस प्रांत का है, कोई जाति का है, किस वर्ग का है। ये जो पीडीए आपने बनाया था वो संगम में बहता नजर आया। इसी बात का तो दिल कचोट रहा था आपका कि जो आप सोच रहे थे कि उत्तर दक्षिण में लड़ा लेंगे, हिंदी तमिल में लड़ा लेंगे, अगड़े पिछड़े में लड़ा लेंगे, सामान्य और दलित में लड़ा लेंगे, वो लड़ाई होती दिखाई नहीं पड़ी। तो बस एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं। जो समाजवादी पार्टी के दिल से आह निकली है, मगर जो योगी जी ने जवाब दिया इस कुंभ ने, जानते देश को क्या दिखाया है? जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। बस यही आपके दिल के ऊपर एक आरे की तरह चल गया है। ठीक है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ अपने दर्शकों को जरा समझाते हैं कि अभी 3 बड़े बड़े राज्यों में जहां से 30% लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहला राज्य तो बिहार ही है, जहां पर इसी साल चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। हिंदी भाषी राज्य है, जहां पर कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। ये हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, पहला नंबर का ग्राफिक्स दिखा दीजिए। ये 30% जो सीट्स हैं वो यहीं की है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी बीजेपी की सरकार अभी तक बनी नहीं है, मतलब साथ में गठबंधन में सरकार बना है लेकिन सीएम इनका नहीं बना है। अब आ जाइए आप, उसके बाद से 26 में बंगाल में चुनाव होने हैं। यहां पर पार्टी कभी भी जीत नहीं पाई है और सत्ता में नहीं आ पाई है। उसके बाद आ जाइए 27 में, पूरा एक सीरीज है। अब यहां पर योगी जी चाहते हैं कि वो हैट्रिक बनाए 2027 में उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर केंद्र की तरह यूपी में हैट्रिक बनाने की चाह रखने वाले। अब राम मंदिर का निर्माण तो हो गया है, तो महाकुंभ के इर्द गिर्द, संभल के इर्द गिर्द, इसीलिए प्रयोगशाला कहा जा रहा है। अब दिखा दीजिए 80 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 42 पश्चिम बंगाल की, 40 बिहार की। ये 30% है पूरे भारत की जितनी लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा उसमें देखिए परसेंटेज वाइज तो ये लगभग 30% लोकसभा सीटें इन 3 राज्यों से आती हैं। इसीलिए बीजेपी 162 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने के लिए इस एजेंडे को आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर आप देखिए, यहां पर एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुस्लिम आबादी का है। तो मतलब वातावरण अनुकूल इसे कहा जा सकता है। एक बार वापस जाइए, वातावरण अनुकूल कहा जा सकता है ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि औसतन अगर आप दिल्ली में भी देखिए 12-13% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन इन जगहों पर 18, 19, 27% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता है, 18% बिहार में। तो यहां पर पोलराइजेशन और एंटी पोलराइजेशन का पूरा स्कोप दिखता है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है। 80-20 पर पहले ही योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहे हैं। अब देखिए ये एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर अगर आप देखिए तो किसके पास कितना है। अगर आप लोक नीति CSDS में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पूरे देश में तो 8% एनडीए और उधर 65% इंडिया गठबंधन को। वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 8% और 92%। यूपी का दिखाइए, ये देखिए 8% एनडीए की तरफ मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न है। बिहार में 12% और 87% है। अगला दिखाइए, और उसके बाद से पश्चिम बंगाल का 7 और 73% है। ये बताते हुए अब दोनों को दिखाइए। हमारे साथ वारिस पठान साहब और विष्णु जैन जी भी जुड़े हुए हैं। वारिस पठान साहब, आपके भी नेता औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। औरंगजेब क्यों हीरो है आपके लिए? आपके लिए छत्रपति, आप भी तो महाराष्ट्र से ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज क्यों नहीं है? आपके लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, ये लोग क्यों नहीं है? ये सवाल है लोगों का, इस पर कुछ तो जवाब दीजिए, उसके बाद संभल पर आएंगे। ठीक है, अंजना जी, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके बीच में एक नूरा कुश्ती, सांगा मलबारी का गेम चल रहा है। ये अभी से नहीं, विधानसभा के चुनाव से देख रहे हैं।
और इतना नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा थे समाजवादी पार्टी, तो उनके सहयोगी दल के जो नेता आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी को मदद की, पूरी तरह बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी भी देखिए क्या तो नहीं हो रहा। बजट का सेशन, इनको पता था कि इंपॉर्टेंट सेशन है। जेन ज़ी जो है वो एक लैंग्वेज यूज करता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको अभी तक बी टीम कहा जाता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है कि टीम भी उनको कहा जा रहा है? अब वो सबका पर्दा फार्श हो रहा है अंजना जी सबके सामने। हमको बी टीम बोलते बोलते खुद ए टीम बन गए बीजेपी की जाके सबके सब। वही तो बताना चाह रहा हूं मैं, इनका असली चेहरा क्या है। बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट सेशन था इस वक्त, बीजेपी को पता था हम पूरी तरह घिरने वाले, क्योंकि स्वारगेट पुणे के अंदर रेप केस था, वो एक मर्डर केस था जिसमें मुंडे साहब को वो सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर कायदा कानून की भी जो खराब व्यवस्था थी, सैफ अली खान का मुद्दा था, तो विपक्ष पूरी तरह बीजेपी को घेरने वाला था। तो बीजेपी के पास सबसे अच्छा मोहरा अपना था, एजेंट लगाओ इसको समाजवादी पार्टी को काम पे। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन आके लेना देना नहीं, आके बोल दिया। नायाब थ्योरी लेकर आते हैं ना, ऐसी नायाब थ्योरी लेकर आते हैं जिसको जनता भी सुनेगी कि क्या बोल रहे हैं। असली थ्योरी सुनिए तो मैं जब सच बोलूंगा, मतलब अपने सस्पेंशन के लिए इंतजाम बिछा रहे थे अबू आजमी, अपने सस्पेंशन के लिए। और आपके नेता जाते हैं औरंगजेब की मजार पर, तब आप बी टीम नहीं बनते हैं। और उन्होंने औरंगजेब पर कुछ बोल दिया तो वो बी टीम बन गए। जिस अखिलेश यादव ने यूपी में नाक में दम किया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, उनको आप बी टीम कहने चले, मतलब कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं। मॉन्यूमेंट है सूप दूसरे चलनी को। मैं नहीं बोल रहा, इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। अच्छा कांग्रेस योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो हमारा है वो हम लेंगे। महाराष्ट्र के अंदर सबने संभल को लेकर आपके नेता सबसे ज्यादा उबलते हैं। अरे वो कैसा लेंगे, संविधान है ना। संविधान ने ही कल कहा है, कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहलाएगी, जैसे अयोध्या में कहलाई थी डिस्प्यूटेड, विवादित ढांचा। कोर्ट ने कहा वही एरा में लेके जा रहे हैं। अरे अंजना जी, ये बीजेपी आरएसएस सब बाबरी एरा में लेके जाना चाह रहे हैं पूरे देश को, वही नफरत के अंदर। जबकि एएसआई तो बोल चुका है कि वो जमा मस्जिद है रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर किस तरह से बोलेंगे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड साइट है। इसलिए बता रहे ना, बाबरी का जो हो रहा है सेम टू सेम लाइन पे लोग चल रहे हैं। तो फिर मैं चाहूंगा अंजना जी आपके माध्यम से बोलना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को बनाया है ना लोकसभा राज्यसभा में पूरे चर्चा के बाद, उसको फाड़ के एक डब्बे में डाल दो कचरे के। बता दो कुछ फायदा नहीं है, कानून कायदे का हम नहीं पालन करते, संविधान का नहीं पालन करते, जो कायदे बनते हैं लोकसभा राज्यसभा उनका पालन नहीं करते। क्योंकि आया था, हमको पता था जब ये बाबरी का इशू आएगा, जब आएगा तो ये सारी चीजें निकलेगी। ये सोचते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी है उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, पहले सर्वे से स्टार्ट किया। एक्स पार्टी तो ऑर्डर सर्वे का लेके आ गई है जाके संभल के अंदर। उसके बाद 24 तारीख को फिर सर्वे किया, 4 लोग की जान चले गई, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान की बुलेट मिल रही थी, उस पर इंक्वायरी नहीं। मुसलमानों को इतना डराया कि रमजान का पाक मुकद्दस महीना, वहां पे आप अजान नहीं दे सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप इतने डेसिमल लेवल के ऊपर फजर में और शाम को अजान दे सकते हो, मगर वो भी नहीं करने को दे रहे हैं। और वहां के स्थानिक लोग बोल रहे हैं। एक बार विष्णु जी से रिएक्शन ले लूं, फिर सुधांशु जी फौरन आपका हाथ मैंने देख लिया है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मंदिर निकली, फिर नमाज बंद, उसके बाद एक दिन 6 दिसंबर वापस कर देंगे लोग हमारे साथ। मुसलमानों को डराया जा रहा है संभल में, ये उनका आरोप है। स्पीकर हटाकर एक बार चले गई विष्णु जी, एक मस्जिद हमारी खा गए, अब हम नहीं खाने देंगे अंजना जी किसी कीमत पे दूसरी मस्जिद, संविधान में रहकर। म्यूट है विष्णु जी, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अंजना जी, यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली 2 बातें गलत बोली। अरे बोलने आए हैं, ड्रामा करने थोड़ी। हाँ सुनिए। यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली 2 बातें गलत बोली। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि एएसआई ने उसको जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। मैं अंजना जी ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। वारिस भाई ये दिखाएं कि कौन से डॉक्यूमेंट में एएसआई ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। और दूसरी फैक्चुअल गलत बात है वारिस भाई ने कही कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला वारिस भाई, मैं आपके बीच में। दूसरी बात, इन्होंने फैक्चुअली गलत क्या बोली कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। या तो ये पेपर नहीं पढ़ते हैं या तो न्यूज नहीं देखते, मुझे नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं। आप बताइए अंजना जी, मैं स्वयं जो जुडिशियल कमेटी वहां पे बनी हुई है उसके सामने बयान दे के आया हूं। 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनी हुई है, ऑनरेबल जस्टिस अरोड़ा साहब की, जो उसको हेड कर रहे हैं और बराबर इंक्वायरी कर रही है। और वारिस भाई नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। वारिस भाई नेशनल टेलीविजन में बैठ के कह रहे हैं कि एएसआई ने इसको घोषित कर दिया है। आप कुछ भी बोल सकते हो वारिस भाई, आप वरिष्ठ है, सीनियर है, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा फैक्ट चेक थोड़ा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव विषय है। अब अंजना जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ
क्या इंक्वायरी के चले 4 दिन की जो जाने चले गई, रुकिए, तो आपने सैकड़ों मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया, काफी मुसलमान महिलाओं को उतार के आपने जेलों में बंद कर दिया, ठूस दिया। क्या इंक्वायरी किया? जवाब दीजिए फिर आगे जाने चले गए जिस पे आप भी वहां थे और जो स्लोगन लगा रहे थे जय श्री राम के, बीच में नहीं हो गई। आप गलती से भी मत बोलिए ये नारा, फिर आपको पता है ना पिछली बार क्या करना पड़ा था। जीएसआर बोलते हैं आप गलती से बोल गए फिर। देखिए अंजना जी, ये हमेशा आरोप ये इनने लगाया। देखिए पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, जितनी बातें, एक लीगल इशू है। जो जितनी यहाँ पे बातें हो रही हैं, इन सारी चीजों में आपने पॉलिटिकल पहलू तो देखा, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है उसको भी थोड़ा लाने की जरूरत है। और लीगल रिसर्च ये है कि जैसे आज वारिस भाई कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो सनातन शास्त्रिक नियम भी अंजना जी, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है, मंदिर की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। आप अगर वहां पे जबरन किसी मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो तो उससे मंदिर का कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होता है। और अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत दुख दर्द हो रहा है डिस्प्यूटेड कहने से। जब ज्ञान व्यापी में हमारा वहां पे शिवलिंग मिला था तो शिवलिंग को फाउंटेन कहा जा रहा था, और उस फाउंटेन के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इनके जो वरिष्ठ वकील है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ऑर्डर में कहा कि इसको लिखिए शिवलिंग ना लिखिए, इसको लिखिए शिवलिंग एज स्टेटेड, मतलब अलग शिवलिंग। तो ये तो जुडिशियल प्रैक्टिस है कि अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोई मामला कोर्ट में लंबित है, डिस्प्यूटेड बना के तो बाबरी को लेके आए थे ना, जब तक डिस्प्यूटेड कर दिया, नमाज बंद कर दी, रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट दे देगी, उसके बाद वो मामला आगे बढ़ेगा। बीच में नहीं, वारिस जी बीच में नहीं, प्लीज वेट। अंजना जी देखिए, वारिस जी बीच में नहीं। अभी वारिस भाई ने यहाँ पे फैक्चुअली 2 बातें और गलत कही, आरोप लगा के चले गए बेबुनियाद बातें करके। 19 तारीख को एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, इनको लीगल पोजीशन ही नहीं पता है कि मैं कितने आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा सकता हूं जहां पे जुडिशियल प्रैक्टिस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करने जाएगा तो अदर साइड को नोटिस देगा, और बकायदा यहाँ की मस्जिद कमेटी ने 19 तारीख को नोटिस रिसीव किया है और 23 तारीख को नोटिस रिसीव किया है, और दोनों दिन सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तीसरी उन्होंने फैक्चुअल बात कही कि जय श्री राम का नारा लगाया, उसकी वजह से दंगा हो गया। कितना झूठ बोलेंगे वारिस भाई, कितनी फैक्चुअल गलत बातें बोलेंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पर मुझे लगता है आज आपने कोई भी बात यहाँ पे जिम्मेदारी भरी नहीं की। और गलती से बोल भी गए। आजकल इन्होंने अब्रिविएशन जीएसआर का खोजा हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से बोल गए। एक बार छाछ भी अब ये फूक फूक के पीते हैं। सुधांशु जी जल्दी से आपके पास आते हुए, एक मुख्यमंत्री ये कहे, एक मुख्यमंत्री की विधानसभा में कहे कि जो हमारा है हम लेके रहेंगे। अरे सर, कोर्ट से होगा ना जो होगा, फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे विधानसभा में सुना सकते हैं? अंजना जी, इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, मुलायम सिंह यादव जी, 1993 में। और इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, जबकि मुलायम सिंह जी तो बाबरी मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम में तो मुस्लिम ही मस्जिद तामील कर सकता है। और मुलायम सिंह जी चाहे जितनी मुस्लिम परस्ती कर लें, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर थे, काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। तो मजहब का भी मजाक उड़ाया था और संविधान का भी मजाक उड़ाया था। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। तो मेरे विचार से जो लोग ये प्रश्न करते हैं, और अभी विष्णु जैन ने बहुत अच्छे ढंग से बात कही, मैं 2 फैक्ट और बता देना चाहता हूं जो अभी वारिस पठान ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वारिस भाई ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से किसी भी वर्शिप प्लेस की पोजीशन नहीं चेंज हो सकती विद एन एक्सेप्शन ऑफ राम मंदिर। तो 15 अगस्त 47 को वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपका क्लेम खत्म, आपको मान लेना चाहिए। आइए नंबर 2, काशी विश्वनाथ में तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, मुलायम सिंह की सरकार ने रोकी। एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 47 को वहां जिसको आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं वहां पूजा होती थी, खत्म। तीसरा एग्जाम्पल, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर की गांव को जो 1500 साल पुराना है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है, तो वो मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम खत्म। मानना चाहिए कि नहीं?
ये क्यों नहीं मानते हैं उसको प्लेसेस ऑफ ना 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 ये प्रॉब्लम जानते हैं क्या है अंजना जी? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ एक्ट हो, इनको एक ही दिशा में प्रयोग करना है और मामला ए टीम और बी टीम का नहीं है, ये मामला एम टीम का है। क्या बात है? क्योंकि सबको एम टीम बनना है, कांग्रेस को एम टीम बनना है, सपा को एम टीम बनना है, और इनकी पार्टी के नाम में तो 2 बार एम है, ये तो डबल एम टीम बने हुए। अरे मैं संविधान से ही पूछ रहा हूं मेरे भाई, तिरुचिरापल्ली का मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम अपने आप खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सीधे कॉन्ट्रडिक्शन में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मेरी बोलो ना हाँ या ना। अब देखिए नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे था। बताइए क्या मंशा थी? 47 को ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये वर्शिप प्लेस नहीं है। बताओ मेरे को क्या मंशा थी, क्या लाने की जरूरत थी ताकि इस तरह के विवाद ना हो? बताओ जो आया हो गया, रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, विवादित ढांचा डिक्लेयर कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये तो वही स्टेप पे लेके जा रहे हो। अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा। के ऊपर जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो 1966 में हुआ, तो 15 अगस्त 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए कि नहीं? बोलो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तौर से हाँ या ना। मत परोसिए लोगों के सामने, नहीं बोल पाएंगे। सब एमपी के चक्कर में पड़े। की मस्जिद का इशू लोकसभा में उठा था या नहीं, हाँ या ना? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप के वक्त इस मुद्दे को कंसीडर किया था क्या नहीं, हाँ या ना? बताइए मेरे को, क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप में? मंशा क्या थी? ताकि कोई स्ट्रक्चर को आप नेचर का नहीं कर सको। आप आस्था पे चलाने जा रहे हो क्या नहीं, हाँ या ना? जवाब दो ना। आप आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हो, हाँ या ना? हम तो संविधान पे काम कर रहे हैं। 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए कि नहीं? सुनिए, वक्फ एक्ट में 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि नहीं? देखिए अभी बिलबिला के लगेंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड में तो हम मुगलों के जमाने में भी जा सकते हैं भाई, मगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग है। 15 अगस्त 47 होना चाहिए। ये देखिए, यही आप कराना चाहते हो। सेक्शन 4(3)A में ये लिखा हुआ है अगर आजादी के ही वक्त देखना है तो जहां जहां पर पूजा होती थी वहां पर जो मंदिर माना जाए। मॉन्यूमेंट विशु जी, अंजना जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात मैं 2 बातों का जवाब दे दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होता है, और आपने भी अपने चैनल में पूर्व में दिखाया है, प्रॉपर आपने सेक्शन दिखाया है। हाँ। सेक्शन दिखाया, मेरी बात नहीं है। सेक्शन 4 सप्लॉज, वारिस भाई तो खुद एडवोकेट है। सेक्शन 4(3)A में लिखा हुआ है कि एक्ट लागू नहीं होगा जो एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो संभल का तो इशू इसके बाहर चला गया, पर आप चाहते हो भटकाना, इसलिए आप उसको यहाँ पे लेके आ रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान व्यापी के विषय में अंजना जी कोर्ट ने फाइंडिंग दी है 12 सितंबर 2022 को, और उसके बाद मई 2023 में, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। कैटेगोरिकल फाइंडिंग है कोर्ट की, और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए आदमी कोर्ट आ सकता है। कृषि जन्मभूमि के केस में ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और ये बार देखिए अंजना जी, ये पूरी रणनीति क्या है? ये पूरी रणनीति, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए वारिस जी, पूरा करने दीजिए, मैं आपसे अंजना जी देखिए, जब भी लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी में बोला जाए कि हमारे शिवलिंग के ऊपर गलत वजू हो रहा था, तो उस बात का जवाब ना देके सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रेट लगा देनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अंजना जी, क्या ये बात निर्धारित होनी चाहिए कि नहीं कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है कि फाउंटेन है? आए वारिस भाई, अगर हिम्मत है वारिस भाई तो बोलिए कि आप न्याय के साथ है, सत्य के साथ है, और जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। पर आप जांच नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है जब जांच हो जाएगी, सच सामने आएगा ना, तो आपका ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो राग है वो खत्म हो जाएगा। सुधांशु भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। किस तरह की मस्जिद है जिसके वजू टैग में शिवलिंग है और आप शिवलिंग की जांच नहीं होने दे रहे हो? अभी बहुत एलिगेशन हो गया, आप चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ परोस रहे हो। विष्णु शंकर जैन, बाबरी के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा था, प्रमाण नहीं मिले मंदिर को। आप वकील हैं वारिस जी, आप वकील हैं, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा है, वारिस जी को दिखाइए। इनके साथ एक सिंपल Q&A कर लेते हैं। पढ़ा है, उसमें लिखा है ना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे नहीं लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल, वो कोर्ट डिसाइड करने वाला है अभी। अरे वो नहीं, हाँ या ना की जवाब बात नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 है। अरे कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुटाइस है, सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, प्राइमा फसाई जिस एक्ट को आप कोर्ट करके
इंटरवेंशन के खिलाफ बोलते हैं, वही एक्ट कहता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं होगा, और ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वारिस जी, बता रहा हूँ अंजना जी, बड़ी मजेदार बात बताओ। वारिस जी, कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? मस्जिद कमेटी ने डॉक्यूमेंट लगाया है 1927 का। आप उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते ना। तो आज नमाज हो रही है, नमाज चालू रहेगी, वजू हो रहा है तो वजू करने देंगे। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो वजू खाना को बोला है कि इतना बाउंड्री मार के तो वजू करने के लिए। चलिए अब एक बार जल्दी से सुनील जी को दिखा दीजिए। सुनील जी, इस पूरी लड़ाई में आप कहां पर हैं? क्योंकि संभल को लेकर जब वहां पर हिंसा हुई, जब वहां पर सर्वे करने वाले लोगों पर हमला हुआ, विष्णु जी भी उसमें शामिल थे, आप लोग उल्टा इन्हीं पर हमलावर हो गए। लेकिन ये एक सच्चाई थी, वहां पर जो परिस्थितियां थी, और ये आरोप लगा देना कि नारेबाजी की वजह से कोई वहां पर किसी को मार थोड़ी देगा, गोली थोड़ी चला देगा। पुलिस प्रशासन के साथ ऐसे मौके पर ना खड़े होकर समाजवादी पार्टी क्या प्रूव कर रही है? देखिए अंजना जी, मैं सुधांशु जी को मैंने सुना और आपने भी एक दो सवाल किए कि हाँ या ना में, क्योंकि आपका चैनल देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है। मैं सुधांशु जी, मैं जानता हूं कि भाजपा में कम प्रवक्ता हैं जो झूठ बोलते हैं, उनमें से सुधांशु जी भी एक हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, किसान की आय दोगुनी हो गई, हाँ या ना? महंगाई कम हो गई देश में, हाँ या ना? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार आप दे रहे हैं, हाँ या ना? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है, हाँ या ना? स्मार्ट सिटी कितनी बन गई है, हाँ या ना? गरीब कितना तरक्की कर गया, हाँ या ना? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, हाँ या ना? और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाँ या ना? इन्हीं मुद्दों पर आप देश में चुनाव जीत कर सुधांशु जी, इन पर हाँ या ना? बेरोजगारी से लेकर देश की सरहद पर उन्होंने हाँ या ना में आपसे जवाब पूछा है। टाइम कम है, जवाब दीजिए, हाँ या ना में। बिल्कुल हाँ या ना, दोनों बातों का जवाब देता हूं। औरंगजेब का मुद्दा उठाने वाली पार्टी के प्रवक्ता उससे बचने के लिए जो मुद्दा उठा रहे हैं, मैं हाँ या ना में जवाब देता हूं। अब सुनिए साजन साहब, हमारी सरकार आने से पहले प्रति व्यक्ति आय 74,000 थी, अब 1.5 लाख हो गई। हाँ, महंगाई की दर आपके जमाने में विकास दर से ऊपर रहती थी, हमारे टाइम में कम है, 4.31 है, जो कि आपके किसी भी दौर से सबसे कम है। हां, अब आप सुनिए, किसानों की आय की बात कहते हैं तो एमएसपी जो उस समय दी जाती थी उससे आज की डेट में एमएसपी 2 गुनी है। मैं कहता हूं हां। भारत की ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं कहता हूं हां। जहां तक रोजगार सृजन करने की बात है तो 2014 में, सुन लीजिए अच्छी तरह सुनिए सर, 11 करोड़ पीपीएफ अकाउंट थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कर्मचारी भी डालता, और अब वो 25 करोड़ थे, यानी 14 करोड़ जुड़ते। हां, अब आपने कहा आतंकवाद की कमर टूट गई, तो जब आपकी सरकार थी तब दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, पटना, गया, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद अदालतों में धमाके सब जगह होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, आज कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो वो कमर टूटी हुई सबको दिखाई पड़ रही है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। आपकी सरकार तो वो थी जिसने 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिले में धमाके करने वालों से केस विड्रॉ करने की कोशिश किया था। बोलिए हां हां, फिर कोर्ट ने। ठीक है सुधांशु जी, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन सुनील जी, ये आपके लिए भी एक लेसन है कि आपने जो अंत में जिन विषयों को उठाया, अपने अबू आजमी जैसे नेता जो औरंगजेब के फैन बने घूमते फिरते हैं, उनको रोकिए और असल मुद्दों पर सरकार को लाइए, तभी सार्थक तरीके से जनता की सेवा करेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।